तो हेलो क्लास 6 से एक बार फिर से आपका साइंस स्टेशन के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्लास 6 केमिस्ट्री चैप्टर 7 जो कि आपका वाटर है, इसका एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन आंसर है वो बेसिकली हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और जो भी इसके एक्सप्लेनेशंस हैं एक्सरसाइज 1 के पहले, वो बेसिकली सारे जो है चैनल पे अपलोड हो गए। यदि आपने चैनल पे अभी तक आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को विजिट नहीं करा, देखा नहीं है, तो सबसे पहले जाके आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देखें। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन आंसर है उसे भी हम लोग समझने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ इसके आंसर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट एज यूजुअल यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को सबसे पहले करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बाकी के सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको नेम बतानी है। पहला, थ्री मेजर सोर्सेस ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर के तीन मेजर सोर्स बतानी है जहां से हम नेचुरल वाटर पा सकते हैं। तो भाई बहुत ही सिंपल है। देखो आप यहाँ पे आंसर अपनी बुक में इस तरह से लिख सकते हो कि थ्री मेजर सोर्सेस ऑफ नेचुरल वाटर आर, फर्स्ट में है सरफेस वाटर, और सरफेस वाटर में जो सबसे अधिक अमाउंट में पाया जाता है वो आपका सी वाटर होती है। सेकेंड है अबव द सरफेस वाटर, तो ये आपका यहाँ रेन हो जाएगा और वाटर वेपर हो जाएगी। और थर्ड में है अंडरग्राउंड वाटर जो कि स्प्रिंग्स में होती है। स्प्रिंग्स मतलब वो प्लेसेस जहाँ पे ना बहुत बार क्या होती है, अर्थ की प्रेशर की वजह से कुछ कुछ जगह पे ना वाटर अपने आप बाहर निकलने लगती है, तो उसे हम लोग स्प्रिंग्स कहते हैं। तो ये तीन मेजर सोर्स ऑफ वाटर हो जाएगा आपका नेचुरल वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको बतानी है फोर सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर सरफेस ऑफ सरफेस वाटर में। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। फर्स्ट इज रिवर, सेकेंड इज लेक, ओशियन एंड सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट में, टू अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर। तो दो अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर का आंसर यहाँ से लिख सकते हो। फर्स्ट इज वेल वाटर और सेकेंड इज स्प्रिंग वाटर। तो ये दोनों का दोनों क्या है, ये है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर मतलब क्या, अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो जमीन अर्थ की जो सरफेस है उसके नीचे से वाटर को हम लोग प्राप्त करते हैं। और सरफेस वाटर मतलब क्या था कि सरफेस वाटर दैट मींस अर्थ की सरफेस के ऊपर में होती है। जैसे कि जो रिवर है, अक्सर आपने देखा होगा ये अर्थ की सरफेस के ऊपर ही तो है। नेक्स्ट इज लेक वाटर। लेक वाटर मतलब क्या हुआ, झील। झील जहाँ पे पानी एकत्रित होती है, जमा रहती है तालाब की तरह, या फिर कहते हैं वाटरफॉल के बाद जो चीजें बन जाती है ना, वाटरफॉल से आने के बाद जो पानी है, तो ये आपका लेक हो गया। नेक्स्ट इज ओशियन। ओशियन तो आपको पता ही है, आपने फोर ओशियंस के बारे में भी पढ़ा होगा। और नेक्स्ट इज सी वाटर, तो ओशियन से थोड़ी सी छोटी जो होती है और लैंड से गिरी हुई, वो आपका शी वाटर कहलाता है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में बतानी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि इन विच फॉर्म इज वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट होती है तो वो कौन से फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में, किस फॉर्म में होती है। तो फर्स्ट का जो आंसर है देखो वो हो जाएगा कि वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट का आंसर है बहुत सिंपल और सिर्फ एक लाइन का है। आप देखो चाहो तो सारे क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हो, या फिर यदि आप समझना चाहते हो उसका एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए और फिर आप उसको लर्न करके रख सकते हो ताकि आप भूलो ना, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी है कि विच सोर्स ऑफ वाटर कंटेन्स द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इट। यानी कि कौन सा वाटर सोर्स है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट पाया जाता है जो कि वाटर में घुली हुई होती है। तो भाई इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी वाटर, क्योंकि सी वाटर जो है वो कंटेन करता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और आपको पता है कि जो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं वो भी आपका सी वाटर से ही आती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर सॉरी सी, जहां पे क्वेश्चन नंबर सी में है कि व्हाई इज रेन वाटर कंसीडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। यानी कि जो रेन वाटर है ना उसे हम लोग नेचुरल वाटर का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्यों कहते हैं। तो देखो नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म रेन वाटर को इसलिए कहा जाता है, बट जो रेन वाटर वो प्योर वाटर होती है, उसमें जरा सा भी कोई इंप्योरिटीज मिली हुई नहीं होती। हाँ ये अलग कंडीशन है कि जो अब के टाइमिंग में जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन की वजह से थोड़ी पूरी जो रेन वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाती है, बट ये डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होती है। तो क्या लिखा हुआ है, वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ हैज evaporated एंड देन वेपर्स कंडेंस इन द एटमॉस्फेयर। ये जो रेन वाटर है वो बेसिकली जो सरफेस वाटर है उसमें से एवोपोरेशन होने के बाद जो एवोपोरेटेड वाटर होती है वो एटमॉस्फेयर में जाके अटक जाती है और एट एंड वो रेन के रूप में धरती पे आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, और क्वेश्चन नंबर डी में है कि व्हाट पॉसिबल इम्प्योरिटीज डज रेन वाटर कंटेन। जो रेन वाटर है उसमें क्या पॉसिबल इम्प्योरिटीज हो सकती है। देखो इम्प्योरिटीज याद रखना, इम्प्योरिटीज मतलब वो अनवांटेड मटेरियल जो किसी चीज होना नहीं चाहिए, और उसमें आज इसका आंसर हो जाएगा कि द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रेन वाटर
आर डस्ट एंड डिसॉल्व गैसेस। देखो दो चीज आपको बहुत ही सिंपल से लिखनी है, ये देखो थोड़ी सी आपको लॉन्ग लग रही होगी बट इसका आंसर आपको इतना लॉन्ग लिखना नहीं है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रेन वाटर आर डस्ट एंड डिसॉल्व गैसेस। कुछ गैसेस के नाम लिख सकते हो जस्ट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए आप फुल स्टॉप कर सकते हो, लेकिन यदि इसके अलावा थोड़ी सी और लॉन्ग करना चाहते हो तो आप इसके आगे यहाँ से लिख सकते हो कि दीज गैसेस आर नॉट पॉइजनस, रेन वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसके आगे लिख सकते हो कि जो गैसेस है वो पॉइजनस नहीं होती है और ये पीने के लिए सेफ होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई, और क्वेश्चन नंबर ई है गाइस कि व्हाट इज वाटर टेबल। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज वाटर टेबल। ये वाटर टेबल क्या होती है? तो देखो वाटर टेबल क्या है कि लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर होती है ना, इसकी जो लेवल होती है, ग्राउंड वाटर की जो लेवल होती है उसे हम लोग कहते हैं वाटर टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एफ, और क्वेश्चन नंबर एफ में है कि व्हाई इज स्प्रिंग वाटर प्योर इनफ फॉर ड्रिंकिंग बट अनसुटेबल फॉर लेबोरेटरी यूज। ये जो ग्राउंड वाटर है जिसमें कि आपका एक स्प्रिंग वाटर एग्जांपल में आता है, तो जो स्प्रिंग वाटर वो प्योर तो है बट पीने के लिए उसे हम लोग लेबोरेटरी में यूज नहीं कर सकते। तो देखो वाटर जो हम लोग पी रहे होते हैं ना उसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिली हुई होती है और साथ ही साथ कुछ गैसेस भी मिली हुई होती है, तो वो पीने के लिए सही है क्योंकि हमारे बॉडीज को जो है वो मिनरल्स युक्त जो वाटर है वो चाहिए होता है। बट जो लेबोरेटरी यूज है उसमें ना कोई भी इम्प्योरिटीज, कोई भी गैसेस, कोई भी मिनरल्स मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि हम स्प्रिंग वाटर का जो यूज है वो ड्रिंकिंग के लिए कर सकते हैं बट लेबोरेटरी के लिए क्यों नहीं? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कि जो स्प्रिंग वाटर है इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स। देखो ये जो स्प्रिंग वाटर होती है, जो अंडरग्राउंड वाटर होती है, उसमें क्या है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आने की जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो घुली हुई नहीं रहती है, साथ ही साथ कोई जर्म्स नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या है एज अ ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज कर सकते हैं। एज वाटर हैज बीन फिल्टर्ड थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल एंड इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। और साथ ही साथ ये जो स्प्रिंग वाटर होती है वो कई सारे लेयर से होकर के धरती के अंदर जाता है और इस तरह से ये क्या होता है ना फ्रेश हो जाता है, प्योर हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है। स्प्रिंग वाटर कंटेन्स डिजॉल्व इम्प्योरिटीज विच आर ड्यू टू द नेचर ऑफ सॉइल सराउंडिंग द स्प्रिंग। अच्छा ये जो स्प्रिंग वाटर में इम्प्योरिटीज है, यानी कि देखो स्प्रिंग वाटर दैट मींस क्या, धरती के नीचे से निकाला गया वाटर है जो अपने आप बाहर आ रहा है, तो ये आपका स्प्रिंग वाटर है। तो जो स्प्रिंग वाटर है इसमें भी बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज है वो मिली हुई होती है और ये डिपेंड करता है कि जहाँ से स्प्रिंग वाटर आ रहा है वहाँ का सॉइल कैसा है। यदि सॉइल जिस कलर का होगा तो हो सकता है वो जो पार्टिकल्स हैं सॉइल में जो मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो उस वाटर में घुले हुए होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का सॉइल कैसा है और इसीलिए जो है इस वाटर का हम लोग लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए यूज बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि लेबोरेटरी पर्पस के लिए हमें चाहिए होती है डिस्टिल्ड वाटर, और यदि किसी वाटर में इम्प्योरिटीज मिली हो तो वो डिस्टिल्ड वाटर तो कदापि नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर जी, और क्वेश्चन नंबर जी में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर जी क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर जी है कि व्हाई द टेस्ट ऑफ स्प्रिंग वाटर डिफर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। यार कितने सिंपल से क्वेश्चन, यार कौन नहीं जान रहा होगा ये। देखो क्या कह रहा है कि जो स्प्रिंग वाटर है ना बच्चों, वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग उसका टेस्ट क्यों होता है। तो देखो अलग अलग प्लेसेस पे इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि जो स्प्रिंग वाटर होती है ना उसमें क्या होती है इम्प्योरिटीज मिली हुई होती है, और जो इम्प्योरिटीज है वो आता कहाँ से है, वो आता है उसमें सॉइल से, और जो सॉइल है वो अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग होता है, इसीलिए जो वाटर का टेस्ट है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। वाओ गजब। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है पूरा कंप्लीट कर लिया। तो वन कंप्लीट सेकंड कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि लिस्ट 3 मेजर इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर, जो कि आपका रिवर वाटर। तो रिवर वाटर में तीन तो कौन कौन सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकता है, फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और क्या ये आंसर आपको आ रहा है या नहीं है बताना। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, देखो क्या हो जाएगा इम्प्योरिटीज के बारे में। जो मेन इम्प्योरिटीज है ना रिवर वाटर में, वो पहला है हार्मफुल बैक्टीरिया, दूसरा मिनरल सॉल्ट, एंड थर्ड इज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लाइक क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स। तो ये तीन चीजें हैं जो कि आपका एक रिवर वाटर में होता है। आई होप ये चीज आपको पहले से आ रही होगी और ये काफी सिंपल सी चीज आपको आना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और इस तक अपने क्लासेस की और भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्यूशंस वीडियो, एक्सप्लेनेशन वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैप्टर्स और सब्जेक्ट की जो नाम है वो बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गिव द परसेंटेज ऑफ वाटर इन फॉलोइंग। दो कितनी सिंपल सी क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रोडक्ट में जो वाटर परसेंटेज कितनी होती है इसके बारे में पूछा है। तो पहला है राइस एंड व्हीट ग्रेन्स। तो देखो जो राइस और व्हीट ग्रेन्स है देखो इसमें परसेंटेज कितनी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा 3
to 4%। बात चाहे राइस की हो या फिर सूखी हुई गेहूं की हो, व्हीट की हो, इन दोनों में भी वाटर पाई जाती है, बट वाटर की जो परसेंटेज है बहुत कम होता है, ओनली 3 to 4%। नेक्स्ट इज एग्स। तो जो एग्स है इसका आंसर हो जाएगा 75%। जो आपका एग्स है इसमें 75% जो है वो वाटर होते हैं। नेक्स्ट इज टोमेटो। तो टोमेटो के लिए आप लिख सकते हो 95%। ये जो टोमेटो होती है जो हम लोग मार्केट से परचेज करके खा रहे होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर होते हैं और ऑलमोस्ट 95% जो है वाटर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज ब्रेड। तो देखो ब्रेड में है वो आपका पाया जाता है 25%। तो काफी सिंपल, ये आपको याद रखनी होगी। और जो आपका वाटरमेलन है यहाँ पे पाए जाते हैं 97% ऑफ वाटरमेलन में 97% ऑफ वाटर पाया जाता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। आई होप कि आपका ये भी कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो फटाफट हम लोग ना फालतू बातें करके ना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना मेरा टाइम वेस्ट होना चाहिए और ना ही बच्चों आपका टाइम वेस्ट होना चाहिए। तो चलिए फटाफट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 तो भाई ओहो, क्या बताएं इस क्वेश्चन के बारे में, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यार ये किसको नहीं आ रहा है, या आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से पूछो, वो भी इसका आंसर बता देंगे। तो गाइस मैं तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो आप बताओ और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और बताओ ये आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जिसके आंसर करेक्ट होंगे मैं उसे कमेंट बॉक्स में ना वो हार्ट का साइन दे दूंगा, आप समझ जाना कि इसका जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाई आर आइस, वाटर एंड स्टीम considered to have the same chemical composition। देखो ये जो आइस है, वाटर, स्टीम जो है वो देखो तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है ना। आइस आपका सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, जो आपका स्टीम है वो बिल्कुल वाटर वेपर के फॉर्म में है। बट इन तीनों को फिर भी क्यों कहा जाता है कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल सेम होती है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि आइस, लिक्विड, वाटर एंड स्टीम हैव सेम कॉम्पोजिशन, दैट इज 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen by volume, and same formula H2O, and it can be easily transformed from one state to another by heating or cooling। क्योंकि देखो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, चाहे आपका वाटर को आइस बनाना हो, आइस को लिक्विड में चेंज करना हो, स्टीम बनाना हो, उन सभी को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या कर सकते हैं, हम हीट कर सकते हैं और कूल कर सकते हैं। देखो इसके बारे में ना एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर में पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था ना कि जैसे मान लो सॉलिड है, इसको आप हीट करते हो तो ये कैसे आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इस लिक्विड को और ज्यादा हीट करते हो तो वो वेपराइज होकर के गैसेस फॉर्म में आ जाती है। और इन्हें वापस यदि आपको गैस से सॉलिड में पहुंचाना हो, सॉलिड को लिक्विड में पहुंचाना हो, या फिर इन्हें गैस में पहुंचाना हो, तो वो कैसे हम लोग करते थे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में भी आपने पढ़ा है और इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और गाइस यदि समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है हाउ इज अ क्लाउड फॉर्म्ड। एक क्लाउड जो है वो कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्लाउड का फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कि वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो वाटर होती है, जैसे कि आप कभी वो लेक्स में होती है, सीज में होती है, रिवर्स में होती है, फॉर्म्ड बाय प्लांट्स ट्रांसपिरेशन। फॉर्म्ड बाय प्लांट्स, देखो बहुत सारी कुछ कुछ वाटर जो वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर में होती है वो प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन की वजह से आती है। तो ये सभी जो वाटर हैं वो एवापोरेट होते हैं और राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, और वो एवापोरेट होने के बाद एटमॉस्फेयर में ऊपर पहुंच जाते हैं एंड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्या होते हैं एंड में, कंडेंस हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, और एक कलेक्टिव वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, और एंड में जो क्लाउड है वो लोगों पे, पहाड़ पे, पत्थर पे वो बरस जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज वाटर साइकिल और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। देखो वाटर साइकिल के बारे में आपसे पूछा है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में आपको बतानी है। तो काफी सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे क्या है कि वाटर जो है, आप यहाँ से वाटर साइकिल का डेफिनेशन देख लो और फिर मैं इसका ना फिगर से आपको बताता हूँ। बहुत ही आसानी से आपको ये जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। वाटर साइकिल का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हो द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन नेचर which result in continuous circulation of water from Earth's surface to the atmosphere and from atmosphere back to the Earth's surface is called वाटर साइकिल। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है कि आपको वाटर को चेंज करनी है, चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से वाटर का दूसरे फॉर्म में चेंज होना। और इस तरह से क्या होता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाती है। एक मैं कलर चेंज कर लूं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाती है जिससे अर्थ के सरफेस पे ये लगातार चल रहा होता है। कभी ये एटमॉस्फेयर में जाता है
और फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ के सरफेस पे आता है। तो ये जो साइकिल होती है वाटर की, जिसे उसे ही हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। और इस वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंस ये, इसका फायदा ये है कि इट एश्योर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर टू अस। इस तरह से जो वाटर है वो, उसका जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस बना हुआ रहता है। तो सोचो यदि आपके आसपास के जो वाटर है सारे एवापोरेट हो जाते हैं और वापस रेन के रूप में वाटर आपके अर्थ के सरफेस पे नहीं आता, तो सारा का सारा वाटर तो सूख जाता है ना भाई, फिर वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो आपका वाटर साइकिल है, जो रेन है, वो क्या करती है, वाटर सप्लाई को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है इन कंट्रोलिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन को जो है वो मैनेज करने में, कंट्रोल करने में भी वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए ना, गर्मी के दिनों में यदि बारिश हो जाए तो गर्मी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। इवन देखिए ना, ठंड के दिनों में जब बारिश हो जाए तो ठंड बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि जब रेन आती है तो जो क्लाइमेट है वो चीजें चेंज हो जाती है। तो अक्सर देखना कि यदि आप समुद्र किनारे या फिर कोई वाटर बॉडीज के किनारे रह रहे होते हो, तो क्या होती है ना, वहां पे आपको ठंड थोड़ी ज्यादा फील होती है। क्या वहां के एटमॉस्फेयर में क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स और ह्यूमिडिटी ज्यादा पाया जाता है, और इस वजह से वहां पे जो है आपको गर्मी थोड़ी कम फील हो। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि जो वाटर है वो क्या करती है, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन करती है। चलिए सब लोग इसका वाटर साइकिल को एक बार फिगर्स देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताया था। इस फिगर में देख सकते हो, ये आपका हो गया क्लाउड और ये है आपका सन, और देखो ये सारे क्लाउड्स जहाँ था आपके बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहले इसका वाटर जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है आपके वाटर से, या फिर आपको रेन से भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यदि रेन नहीं होगी तो नीचे वाटर कैसे आए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ वाटर बॉडीज। तो ये देखो वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडीज में क्या होती है, इस सन से आ रही है सनलाइट, और सनलाइट के आने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन मतलब पानी का गर्म होना, और पानी के गर्म होकर धीरे धीरे उसका भाप बन जाना, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर होती है, एटमॉस्फेयर में वाटर पहुंचता है। साथ ही साथ जो पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, जमीन से बहुत अधिक मात्रा में जल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, और फिर अपने पत्तों में जो बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं ना, उसको हम लोग होल्स कहते हैं, उन होल्स में से वाटर को ये बाहर निकाल देता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। एवापोरेशन से और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन से, इन दोनों से क्या होती है, जो वाटर है वाटर सरफेस में, अर्थ की सरफेस वो पहुंच जाता है इन्वायरमेंट में, या फिर बोलो आपका एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो धीरे धीरे एक साथ जमा होना स्टार्ट होता है। जब ये एक साथ जमा हो जाता है तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है क्लाउड का। और फिर जब हवाएं चलती है तो क्या होती है कि जो क्लाउड है वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह तक वो मूव करती है। और जब क्लाउड में आती है रुकावट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो छोटे छोटे क्लाउड है वो बड़े क्लाउड में चेंज हो गए, और जब ये बड़े क्लाउड में चेंज हो गए और ये भारी हो गए, और फिर इसे रुकावट मिलती है, ये जो बड़े से पहाड़ दिख रहे हो ना, तो ये क्या करती है, इन क्लाउड को आगे बढ़ने से रोक देती है। और जब आगे बढ़ने से रोक देती है तो ये जो क्लाउड है वो धीरे धीरे हो जाता है और लार्ज, और लार्ज हो जाने के बाद ये बहुत हैवी हो जाता है। और जब ये हैवी हो जाता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, और वो धीरे धीरे रेन के रूप में वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है। और अर्थ के सरफेस पे आने के बाद जो अर्थ सरफेस में जो वाटर है वो वापस समंदर में चला जाएगा, सीज में चला जाएगा, या फिर बहुत बार जो वाटर है वो ग्राउंड में, जो आप जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसमें वो धीरे धीरे फिल्टर होकर के अर्थ की सरफेस से फिल्टर होकर वो अंडरग्राउंड हो जाती है। तो ये था पूरी वाटर साइकिल। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स बारिश होना। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हाउ आर द फॉलोइंग फॉर्म्ड। आपको बतानी है कि ये जो नीचे कुछ चीजें लिखी पड़ी ये इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो काफी सिंपल से आंसर है इसके। फर्स्ट इज फॉग। फॉग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो फॉग के लिए आप आंसर लिख सकते हो, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नियर द ग्राउंड। मतलब कि जो वाटर वेपर है वो जब ठंड की वजह से ना धीरे धीरे टीनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, और नियर द ग्राउंड कह सकते हो, और सरफेस के आसपास, तो हम कहते हैं वो फॉग। और अक्सर अपना ठंड के मौसम में ये चीज को आपने देखा होगा। तो ये क्या होती है, ठंड की वजह से टेम्परेचर डाउन जब हो जाती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होती है, बस वही तो है, वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज मिस्ट हो जाएगा। व्हेन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रिमेन सस्पेंडेड इन एयर इट इज कॉल्ड मिस्ट। मतलब क्या कि जो टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं वो यदि एयर में बहुत टाइम के लिए रह जाते हैं तो वो कहलाने लगता है मिस्ट। क्वेश्चन नंबर सी में है ड्यू। तो ड्यू क्या है कि देखो जब वाटर जो वेपर है ना वो कंडेंस हो जाते हैं ठंड के मारे, जैसे कि ग्रास में, लीव्स में, फ्लावर्स में, और ये अक्सर विंटर के दिनों में होती है। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं ड्यू। जितने सारी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना काफी सिमिलर है, और बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, बट आपको याद रखनी है कि सबसे पहले देखो ये फॉग था, ठंड की वजह से क्या था, जो वाटर वेपर है वो चेंज हो गया टीनी ड्रॉपलेट्स में, तो वो कहलाया फॉग। अब जब ये जो फॉग है और टीनी ड्रॉपलेट्स है वो कहीं एटमोस्फेयर में, एयर में सस्पेंडेड रह गया तो कहलाया मिस्ट। अब ये जो मिस्ट है ये ग्रासेस में, लीव्स में, है ना, ग्रासेस में, लीव्स में यदि ये अटक गया और तो वो कहलाता है
ड्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट है फ्रॉस्ट। देखो फ्रॉस्ट क्या होती है कि जब ये जो ड्यू जो है ना जम जाती है, ये जो ड्यू आपका कहाँ पे है, वाटर ग्रासेस में है, लीव्स में है, फ्लावर्स में, ये जब फ्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट। आज हमने एक्सरसाइज 1 के जो सॉल्यूशन है उसे हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 2 के आंसर करने के। इस पूरे चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन है आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।